नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है 4 युगों का नामकरण। क्या आपने कभी सोचा है कि मनीषियों ने समय को 4 युगों में कैसे विभाजित किया और इनके नाम आखिर कैसे पड़े? जैसा कि हम जानते हैं, समय की गणना के लिए 3 प्राकृतिक इकाइयां हैं। 1 अहोरात्र यानी दिन और रात। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात बनते हैं। जब हमारी जगह सूरज की ओर होती है तो दिन होता है और जब सूरज की ठीक विपरीत होती है तो रात। 2 चंद्रमास। ये वो समय है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है, लगभग 29 से 30 दिनों का। 3 सौर वर्ष। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ प्रतीत होता है, जो एक वर्ष बनाता है। ये एक बरसात या वर्षा से अगली बरसात तक का समय है। याद रखिए, वर्षा शब्द से ही वर्ष बना है। तो फिर युगों में विभाजन क्यों और कैसे हुआ? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। पहला कारण, युग परिवर्तन अलग अलग काल पुरुष बनाते हैं, जो ज्योतिषीय गणनाओं में सहायक होते हैं। दूसरा, ये पृथ्वी के करोड़ों वर्षों के लंबे इतिहास को छोटे काल खंडों में बांटता है। तीसरा, कलियुग आदि हर युग या महायुग की शुरुआत में सभी ग्रह एक ही स्थान पर होते हैं। वे पूरे युग में अनेक चक्कर लगाकर अगले युग के आरंभ में फिर एक जगह आ जाते हैं। इसी काल को युग कहते हैं। चौथा, युग शब्द वेदों में अनेक बार आया है। ऋग्वेद के 1:158-6 में एक मंत्र है, दीर्घतमा मामतेयः जुजुर्वान दशमे युगे। इसका अर्थ है, अश्विनी कुमारों की कृपा से दीर्घतमा ऋषि 10 युगों तक सुखपूर्वक जीवित रहे। यहाँ युग से क्या तात्पर्य है ये स्पष्ट नहीं है, परंतु संदर्भ से कृतादि 10 युगों का बोध होता है। अब बात करते हैं संख्या 30 के महत्व की। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का विशेष महत्व है। ये लगभग 30 दिनों में एक मास पूरा करता है और यही संख्या हमें इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करेगी। अब देखिए संख्या 4 का महत्व और व्यापकता। ये 4 2 का वर्ग है, सृष्टि के विस्तार की सबसे छोटी इकाई। आनुवंशिकी में माता पिता के एक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के युग्म से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। चतुष्पद यानी 4 पैरों वाले जीव, जैसे मेंढक, छिपकली, स्तनधारी, मानव आदि। 4 अंग स्थिरता, संतुलन और गति में सहायक होते हैं। वर्ग की 4 बराबर भुजाएं उसे संतुलित आकार देती हैं। 4 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनके संतुलन से जीवन विकसित होता है। 4 दिशाएं हमारे भौतिक अस्तित्व को स्थिरता और दिशा प्रदान करती हैं। संख्या 4 का एक अर्थ बंधन भी है, काल को 4 भागों में बांधना। ये वो सबसे छोटी अंक है जो जीवन और प्रकृति को मजबूती देता है। इसीलिए उत्तर और दक्षिण भारत में वर्गाकार पत्रियां बनाई जाती हैं, जो स्थिरता और आनुवंशिकता का प्रतीक हैं। अब आते हैं आयु के आधार पर। कई शास्त्रों में मनुष्य की आयु 400 वर्ष बताई गई है, जबकि कलयुग में पूर्ण आयु 100 वर्ष कही गई है। वहीं विंशोत्तरी दशा के अनुसार कलयुग की आयु 120 वर्ष मानने पर सतयुग की पूर्ण आयु 480 वर्ष होती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं चर राशि और निरंतरता क्या है। काल निरंतर चक्र में घूमता रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घूमने वाला होने पर कृत संपन्न होता है। इसीलिए हर युग की शुरुआत चर राशियों से होती है। वहीं द्विस्वभाव राशियां स्थिरता और निरंतरता का संतुलन बनाती हैं और इन्हीं में सभी युगों का अंत होता है। चलिए अब एक चार्ट के माध्यम से उपरोक्त तथ्यों को समाहित करते हुए चारों युगों के नामकरण की विस्तृत जानकारी देखते हैं। नंबर 1, कृत युग यानी सतयुग। कृत का एक अर्थ पर्याप्त या पूर्ण भी है। इसका आरंभ होता है कर्क राशि से। प्रत्येक राशि को 4-4 वर्षों के खंडों में बांटा गया है। पहले बताए गए ऋग्वेद मंत्र को आधार मानकर इस चक्र को 10 बार दोहराने पर ये 480 वर्ष पर समाप्त होता है, जो कृत युग की पूर्ण आयु है। इसकी समाप्ति 480वां वर्ष मिथुन राशि पर खत्म होता है। मिथुन की चर त्रिकोण राशि तुला है, इसीलिए अगले युग की शुरुआत तुला से होगी। इस युग के नामकरण का कारण है कि इसमें हर 30 खंडों के विभाजन के बाद एक परिवर्तन होता है और कृत युग का विभाजन 4 बराबर भागों में होता है। इसीलिए कृत यानी 4 युग नाम पड़ा। पहला 30 4 से 120 वर्ष, दूसरा 30 121 से 240 वर्ष, तीसरा 30 241 से 360 वर्ष, चौथा 30
361 से 480 वर्ष। नंबर 2, त्रेता का एक अर्थ दूसरा युग भी है। ये कालखंड तुला राशि से अपनी यात्रा शुरू करता है और मीन राशि पर जाकर समाप्त होता है। लेकिन इसके पीछे का गणित क्या है? दरअसल ये पूरा युग 30-30 की संख्याओं के 3 विभाजनों में बटा है, जो कुल 360 वर्षों का चक्र पूरा करता है। चूंकि ये विभाजन 3 बराबर भागों में होता है, इसीलिए इसे त्रेता नाम दिया गया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका पहला हिस्सा 4 से 120 वर्ष तक चलता है, दूसरा 121 से 240 वर्ष तक और अंतिम तीसरा हिस्सा 241 से 360 वर्षों तक फैला है। जैसे ही त्रेता के ये 360 वर्ष पूरे होते हैं, काल चक्र हमें ले आता है एक नए मोड़ पर, जिसे हम द्वापर युग के नाम से जानते हैं। द्वापर, जिसका एक अर्थ संशय भी है। यहाँ ज्योतिष का विज्ञान और भी गहरा हो जाता है। चूंकि मीन राशि की चर त्रिकोण राशि कर्क पहले ही युग पुरुष बन चुकी है, इसलिए द्वापर में मीन की सप्तम राशि यानी कन्या का चर त्रिकोण प्रभावी होता है, जो कि मकर राशि है। इसीलिए द्वापर युग मकर राशि से आरंभ होता है और 240 वर्षों के सफर के बाद धनु राशि पर समाप्त होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि धनु का चर त्रिकोण मेष है, जो आने वाले कलयुग की काल पुरुष राशि बनेगी। नाम के अनुरूप द्वापर का विभाजन 2 बराबर भागों में होता है। पहला भाग 4 से 120 वर्ष तक और दूसरा भाग 121 से 240 वर्ष तक। और अब अंत में बात करते हैं उस युग की जिसमें हम अभी जी रहे हैं, कलयुग। कलयुग, जिसका एक अर्थ दुख भी माना गया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये कालखंड मेष राशि से आरंभ होता है। त्रेता और द्वापर के विपरीत कलयुग का विभाजन केवल एक बार 30 के बराबर भाग में होता है, जिस कारण ये मात्र 120 वर्षों में ही समाप्त हो जाता है, जहां कन्या राशि आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कलयुग ही क्यों कहा गया। दरअसल पृथ्वी की उत्पत्ति के इतने विशाल और दीर्घ कालखंड के सामने ये समय की सबसे छोटी इकाई है और इसी सबसे छोटी इकाई होने के कारण ही इसका नाम कलयुग पड़ा। इसका कालखंड है 4 से 120 वर्ष। तो देखा दोस्तों, किस तरह राशियों और संख्याओं के खेल से इन युगों का नामकरण हुआ। इस वीडियो में मैंने मनुष्य की आयु को आधार मानकर युगों के इस अद्भुत विभाजन को आपके सामने रखा। लेकिन ठहरिए, रहस्य अभी और भी गहरे हैं। अपनी अगली वीडियो में हम सौर मंडल के 9 ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गोचर अवधि और सूर्य सिद्धांत के आधार पर युगों के नामों का विश्लेषण करेंगे। और हाँ, इससे भी बड़ी और चौंकाने वाली बात, हम कलयुग के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हुए इसके डेथ डे और सतयुग की बर्थ डेट के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।